कुछ मुलाकातें बारिश जैसी होती हैं, भीगती हैं, नम रह जाती हैं, मगर कभी सूखती नहीं। दूध से उजले एक लड़के और बिस्किट सी रंगत वाली लड़की की यह एक कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि स्मृति, विरह, सामाजिक बंधनों और स्त्री की आत्मस्मिता की परतों में उतरने की यात्रा है। नागपुर से शिलांग और वर्धा से चंडीगढ़ तक फैली हुई यह कथा ऐसे इत्तेफाकों से भरी है जिन्हें शायद कायनात खुद रचती है। यह उपन्यास उन संवेदनशील पाठकों के लिए है जिन्होंने प्रेम को खोकर भी कभी उसे जीना नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं एक नई कहानी के नए सफर पे, जिसका नाम है फिर मिलोगी, जिसको लिखा है मधु चतुर्वेदी जी ने और सुनाऊंगी आपको मैं, आरती। चलिए सुनते हैं कहानी। 12 बजे बालकनी में अकेली बैठी वसुधा धूप को चीर कर आती झमाझम बारिश देख रही है। मीकू को स्कूल से आने में अभी 2 घंटे से ज्यादा है। नीचे सास ससुर को खाना खिलाकर अभी अभी ऊपर आई है। आराम कुर्सी में सिर टिकाए वसुधा सोच रही थी कि कड़कड़ाते आसमान से पानी में घुलकर ऐसा क्या बरसता है जो मन इतना अकेला हो जाता है, जैसे ब्रह्मांड में मैं अकेली प्राणी हूँ। आज बादल ऐसे काले हैं कि भर घाम एकाएक सांस ढल गई। थोड़ी थोड़ी देर में आसमान से आती सिंह गर्जना से रूह कांप जाए। मेरे भीतर इतना सूनापन क्यों है कि आंखों के आगे की दुनिया धुंधली हो जाती है। भीतर के संसार में जैसे कोई चेहरा रह रहकर कौंधता है। अब किसी से भी मिलने की ललक नहीं, किसी के आने की खुशी नहीं, किसी अवसर का उत्साह नहीं। बस एक ही शौक रह गया है, इस बालकनी में बेंत की कुर्सी पर घंटों पड़े आसमान ताकते रहना। यहाँ बैठने से नीचे ड्राइंग रूम में मम्मी जी और पापा जी की आवाजें नहीं आती तो ऊपर का ये सन्नाटा अपना लगता है। बालकनी से दिख रही है बहुमंजिला इमारतें अनमनी सी भीग रही हैं, पानी के थपेड़े सहते हुए। ऐसा भीगना इनकी मर्जी नहीं है, ये मजबूर है इसे झेलने को, क्योंकि जमीन ने जकड़ रखे हैं इनके पैर। मैं भी तो इन बेजान इमारतों की तरह बंधनों में जकड़ी तारीखों के दरिया में बहने के लिए बात है। क्यों इतने बेबस हो जाते हैं हम रिश्तों की बेड़ियों से। आज बारिश पूरे चंडीगढ़ को धुआंधार नहला रही है। दोपहर जब सूरज सर पर चढ़ा दमकता है, आज उस वक्त आसमान में सांवली चुनर छाई है। वसुधा आराम कुर्सी में डोलती गालों में पानी के बारीक छींटे समो रही है। इतनी नमी सोख कर भी मन में विराट सूखा है। जिंदगी से क्या चाहिए मालूम नहीं। नलिन की इंजीनियर की ऊंची तनख्वाह, मीकू जैसा होनहार बच्चा, चंडीगढ़ में इतना बड़ा घर, खुशी के मापदंडों पर पूरी तरह खरी उतरती है जिंदगी। हाँ, ये बात और है कि ऑफिस से घर आने के बाद निढाल नलिन को हमेशा आराम करना होता है। शादी के 15 सालों में कभी उसकी तरफ से कहीं बाहर घूमने का कोई प्रस्ताव नहीं आया, क्योंकि उस पर अपने मम्मी पापा का अनकहा दबाव है। बाहर घूमने जाने के लिए या तो 5 लोग कार में धंसकर साथ चलेंगे या कोई नहीं जाएगा। जाने क्यों नलिन को कभी समझ नहीं आया कि वसुधा के लिए भी यह घर किसी ऑफिस की तरह अनुशासन से भरा हुआ है। क्यों नहीं समझता कि वसुधा को अकेले बाहर घुमाने ले जाने पर उसे भी घड़ी भर को सास ससुर के बॉसिज्म से मुक्ति मिलेगी। नलिन वसुधा को अकेले तभी लेकर जाता जब साल 2 साल में ऑफिस के किसी स्टाफ के घर पार्टी हो या हॉस्पिटल जाना हो। कभी कभी वसुधा को खुश करने 2-4 साड़ियां और ड्रेसेस खरीदवा देता है, जिन्हें पहनकर जाने के लिए वसुधा के पास कोई जगह नहीं है। वसुधा के पास टैग लगे कितने ही नए कपड़ों को पहनने का अवसर नहीं आया। अब तो धीरे धीरे कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी की चाह भी मर गई। आईना देके हफ्तों बीत जाते हैं और घर से बाहर निकले महीनों। नलिन ने मीकू की देखभाल के लिए वसुधा को जॉब नहीं करने दी और सास ससुर की औरतों का किटी खेलना आवारगी लगता है। इन शर्तों के बीच वसुधा की जिंदगी कैद हो गई। परिचय क्षेत्र के नाम पर सास ससुर के रिश्तेदार हैं या नलिन के कलीग्स की बीवियां, जिनसे कभी कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ बात करते समय सतर्क रहना पड़ता है।
वसुधा के जहन में आज भी बारिश देखते हुए बहुत देर तक वही ख्याल दिमाग में आ रहे थे जो हर बार आते हैं। बरसात इस कदर उचाट कर देती है कि जैसे किसी अधूरे गीत के अंतरे का छोर होठों तक पहुंचकर भी पकड़ में नहीं आ रहा हो। बार बार कोशिशों के बावजूद मुखड़े पर ही अटकी खड़ी हूँ। क्या बारिश बरसों पहले नागपुर में बनी एक खूबसूरत पेंटिंग के कुछ टुकड़े मेरे हाथ में थमाकर बाकी बचा सब शिलांग की गारो पहाड़ियों में फेंक आई है? चंडीगढ़ में शिवालिक के पहाड़ों को सहलाती आई ये बारिश हर बार हाथों में एक बंद ताला थमा जाती है, जिसकी चाबी बरसों पहले भुवनेश्वर की ट्रेन में छूट गई थी। क्या नागपुर के गर्ल्स हॉस्टल से झूठ बोलकर निकली वो लड़की उस लड़के के साथ बारिश में गीले फुटपाथ पर इसलिए भीगती चल रही थी कि उसके बाद जीवन की तमाम बारिशें उस इकलौते सावन को याद करते हुए गुजारनी है? कितनी भली बात है कि गहन विरह एकांत में कराहता है। गहन विरह एकांत में कराहता है। जिन पीड़ाओं का कोई उपचार नहीं, उनका रुदन बेआवाज ही उचित है। समाधान रहित विलाप को एक समय के बाद दुनिया शोर करार दे देती है। दोस्तों, उम्मीद है कि पहले की बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आप सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।